चलो फाइनली स्क्रीन शो कर रही है, आ जाते हैं। अच्छा, आप लोगों ने एसपी ओपन किया है क्या? एक्चुअली हरीश सर ने बोला है कि इको का एक ही चैप्टर बचा है, वो आज ख़त्म करके देन कल से ओसीएम स्टार्ट करना है। तो आज पहले इको पूरा ख़त्म कर ले, लास्ट जो फॉरेन एक्सचेंज है, तो कल से आप लोगों का ओसीएम भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो पहले वो कवर कर लेते हैं। चलो लास्ट लेक्चर में कहाँ तक देखा था हमने? चलो ओके, लास्ट टॉपिक फॉरेन ट्रेड आपका चल रहा है। ओके, फॉरेन ट्रेड के 3 टाइप्स के बारे में बात की थी। कौन कौन से 3 टाइप्स है बताओ तो? इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट। ओके ओके, चलो इंपोर्ट में आपका कुछ ना कुछ इनफ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्ट में आप आउटफ्लो कर रहे हो, एंटरपोर्ट में परचेज कर रहे हो एक कंट्री से और दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हो। ओके, मीनिंग देखा था हमने इंटरनेशनल ट्रेड का, और फॉरेन ट्रेड क्यों कंपलसरी है, क्यों ज़रूरी है। ओके, तो उसके कुछ पॉइंट्स देखे थे, उसकी कुछ इंपॉर्टेंस देखी थी। बताओ तो क्या क्या याद है, क्यों फॉरेन ट्रेड ज़रूरी है? फॉरेन करेंसी जनरेट होती है ग्लोबल कंपटीशन में compete करने के लिए, एंड डिवीजन ऑफ लेबर एंड, हाँ बोलो, डोमेस्टिक, हाँ ओके, यस, इकोनॉमी बढ़ती है, आपके कंट्री की नेशनल इनकम इंक्रीज होती है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ इन्होंने जो पॉइंट्स लिखे हैं वही लिखना है, आप अपने मन से भी एडिशनल पॉइंट ऐड कर सकते हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपके पास अभी कुछ माल, कभी कुछ गुड्स एक्स्ट्रा है, तो वो सारा का सारा आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, वेस्ट कुछ भी नहीं होगा। ओके ओके, और फॉरेन ट्रेड आपकी कंट्री के लिए एज अ रेप्यूटेटेड और गुडविल अर्न करने का काम करता है। ओके, फिर हमने देखा था कि भाई आपका जो फॉरेन ट्रेड है उसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन मतलब उसने क्या क्या हेल्प की है जीएनपी में, कितना इंक्रीज हुआ है एक्सपोर्ट। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है आज का टॉपिक, दैट इज कि बेसिकली आपका ट्रेंड क्या है, मतलब डायरेक्शन क्या है इंपोर्ट का और एक्सपोर्ट का, क्या ज़्यादा से ज़्यादा आप अभी एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्या ज़्यादा से ज़्यादा आपका इंपोर्ट है, ठीक है। डायरेक्शन की बात करते हैं तो अंडरलाइन करोगे, बेसिकली डायरेक्शन मतलब जो हमारा डेस्टिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट है या फिर डेस्टिनेशन ऑफ इंपोर्ट, जिस पर्टिकुलर कंट्री के साथ हमारा मैक्सिमम एक्सचेंज हो रहा है, या तो हम उससे इंपोर्ट कर रहे हैं या तो कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज अ डायरेक्शन। ओके, चलो आ जाते हैं एक बार डायरेक्शन में। एक बार डायरेक्शन में ये मीनिंग को अंडरलाइन करोगे, डायरेक्शन कंसिस्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट एंड सोर्स ऑफ आर इंपोर्ट। अगर बात करते हैं इंडिपेंडेंस के पहले की, तो उस टाइम पे हमारा जो मैक्सिमम ट्रेड होता था वो किसके साथ होता था? ब्रिटेन के साथ होता था। ओके, इंडिया ट्रेड वॉज डन विथ ब्रिटेन। ओके, देयर फॉर ब्रिटेन यूज टू होल्ड, इसीलिए ब्रिटेन हमारे फॉरेन ट्रेड में फर्स्ट पोजीशन पे रहता था। लेकिन अभी आफ्टर द इंडिपेंडेंस, अभी के टाइम पीरियड की बात करें तो अभी हमारा यूएसए के साथ, ओके, जर्मनी के साथ, जापान के साथ, यूके के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। दैट मीन्स हम वहाँ से कुछ ना कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं और एज वेल एज हमारा भी कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, क्लियर है क्या इतनी सी बात? चलो, सो डायरेक्शन, बेसिकली डायरेक्शन का मीनिंग क्या होगा, क्लियर है क्या? व्हाट इज द डायरेक्शन? बताओ तो, अगर मैं डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड की बात करूं तो आप लोग क्या लिखोगे, क्या है डायरेक्शन? हाँ, कहाँ से आप किस कंट्री के साथ, जो आपका मैक्सिमम कंट्री ऑफ ग्रुप है, किस कंट्री के साथ आपका एक्सपोर्ट हो रहा है, किस कंट्री से आप ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हो, वो होगा आपका डायरेक्शन। क्लियर है? चलो आ जाते हैं आगे। चलो,
तो रीसेंट ट्रेंड की अगर बात करते हैं एक्सपोर्ट में, तो एक्सपोर्ट में ये कुछ डेटा है जो आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। इंजीनियरिंग गुड्स की अभी कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो हमारे एक्सपोर्ट के ट्रेंड में ज़्यादा चल रही है। फर्स्ट है आपका इंजीनियरिंग गुड्स, एक्सपोर्ट प्रमोशनल, इंजीनियरिंग गुड्स के एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसलिंग के अकॉर्डिंग अंडरलाइन करोगे। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि इसका टोटल एक्सपोर्ट में कितना परसेंट है, 25% है, लेकिन ये जो आपका डेटा है दैट इज 2017 एंड 2018 का है, ओके, अभी का नहीं है। सो इस कैटेगरी में दैट मीन्स इंजीनियरिंग गुड्स की कैटेगरी में हम बहुत सारे इक्विपमेंट, ओके, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, मशीनरी, इंस्ट्रक्शंस, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो आपका डेटा है दैट इज़ 25%। और क्या क्या आप एक्सपोर्ट करते हो, तो एक्सपोर्ट के आइटम होंगे, ठीक है, मशीनरी, इक्विपमेंट, ओके। पहले अगर बात करते हैं 2010-11 को अगर आप कंपेयर करोगे 2015 से, तो कितना इसमें इंक्रीमेंट हुआ है देखो तो 16 बिलियन से कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 24। अगर 2010 की बात करें, 2010 की बात करें, तो उस टाइम पीरियड में 16 था, अब हमारा कितना बिलियन हो गया, कितना बिलियन डॉलर हो गया है, 24.8, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 25, ओके। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में हम हमेशा याद रखना मोस्ट ऑफ द जो पेट्रोल है वो हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन जो पेट्रोलियम जिससे आपका रिफाइनरी प्रोडक्ट वगैरह बनता है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसका जो अगर शेयर देखेंगे तो इंडियाज़ पेट्रोलियम कैपेसिटी इंक्रीज सिग्निफिकेंटली 2001-2002 के बाद। क्यों? क्योंकि इंडिया ने एक्सपोर्ट करना चालू किया पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट का, ओके। एक बार शेयर्स को अंडरलाइन करोगे, इसका अभी का टाइम का आपका शेयर है जो आपका रिसेंटली दिया है, सबसे लेटेस्ट डेटा में दिया है 2013-14 का, कितना दिया है, 20%, 20.1 को नहीं भी याद रखोगे, लेकिन ऑलमोस्ट जो फिगर है 20%, वो आपको ध्यान रखना है। इसमें अभी के डेटा कुछ भी नहीं है, तो आपका लेटेस्ट डेटा है वही आपको लिखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में आता है तो रिसेंट ट्रेड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इसका डेटा मेंशन करोगे, क्योंकि इसके अलावा आपके पास इसमें ज़्यादा कुछ लिखने के लिए कुछ भी नहीं है। तो जो आपका सबसे लेटेस्ट डेटा होगा एटलीस्ट वो आप मेंशन करोगे। क्लियर है क्या? चलो, केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट, केमिकल और केमिकल प्रोडक्ट में जो हमारा 2014 एंड 15 के अकॉर्डिंग जो हमारा एक्सपोर्ट में शेयर था वो 10.4% था, ओके। जेम्स एंड ज्वेलरी, भाई हम ये भी सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चलो, कितना था, जेम्स एंड ज्वेलरी इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूट टू एक्सपोर्ट अर्निंग इन इंडिया, कितना परसेंट शेयर था, 13.3। तो ये देखो, ये जो आपका स्टार्ट हो रहा है ना, सबसे पहला इंजीनियरिंग गुड्स का, इंजीनियरिंग गुड्स का कितना था, 25%। पेट्रोलियम का कितना है, 20, ठीक है, ऑलमोस्ट। केमिकल का बात करते हैं तो 10%, जेम्स एंड ज्वेलरी का बात करते हैं तो 13%, ठीक है। चलो, टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट, उसका शेयर था आपका ऑलमोस्ट 11.3, मतलब टेक्सटाइल के साथ साथ जितना भी आपका रेडीमेड गारमेंट्स है उस सबको मिला के आपका जो शेयर था वो 2014-15 के अकॉर्डिंग 11 पॉइंट कितना परसेंट है, 3%, यस 11.3% है, ओके। तो ये एक अपने नोटबुक के साइड में लिख सकते हो, ठीक है। चलो आ जाओ, अगर बात करते हैं इंपोर्ट की, तो इंपोर्ट में तो पहला नाम पेट्रोल का आता ही आता है, उसमें तो कोई दो मत की बात है ही नहीं। चलो, पेट्रोल की बात करते हैं तो पेट्रोल हैज़ ऑलवेज रिमेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ इंपोर्ट। अगर इंडिपेंडेंट के पहले की भी बात करें और आफ्टर द इंडिपेंडेंस पीरियड की भी बात करें तो हमेशा पहला नंबर पेट्रोल का ही था। हम पेट्रोलियम रिफाइनिंग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन पेट्रोल हमेशा इंपोर्ट करते हैं। तो पेट्रोल का जो आपका शेयर है 27% आपका 1992 के अकॉर्डिंग है। अभी का आपको याद रखना है, अभी जो है ऑलमोस्ट 31% है, ओके। गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं, तो पेट्रोलियम के बाद सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेड आइटम इज गोल्ड, ओके। सो गोल्ड का आपका बहुत बड़ा, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपकी जो करेंसी है ना, फॉरेन रिजर्व बोल लो
वो आपका मैक्सिमम किस में जाता है बोलोगे तो गोल्ड में जाएगा। हालांकि 2013-14 के बाद उसमें थोड़ा सा रिडक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि आपके ओवरऑल कंट्री में पॉलिसीज चेंज हुई और स्पेशली गोल्ड की प्राइस में रिडक्शन हुआ इसीलिए। ओके, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन गोल्ड इम्पोर्ट। क्यों कम हुआ भाई? क्योंकि गोल्ड का इम्पोर्ट देखो डिक्लाइन हुआ, 53.3 बिलियन डॉलर से डायरेक्टली हाफ हो गया 2013-14 में, क्योंकि ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल में प्राइस कम हुआ एज वेल एज बहुत सारी पॉलिसीज जो गवर्नमेंट ने गोल्ड के रिगार्डिंग बनाई थी वो चेंज की। एक्चुअली होता क्या है, जब हम देखो 53 बिलियन अगर हमारा गोल्ड में ही जा रहा है, दैट मीन्स उतना रिजर्व, फॉरेन रिजर्व हमारा गोल्ड खरीदने में जा रहा है। समझ रहे हो? करेंसी हमारी कहाँ जा रही है? गोल्ड में जा रही है। ओके, चलो नेक्स्ट फर्टिलाइजर देखते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि बहुत सारे टैक्स लगा के, कस्टम चार्जेस लगा के, आप देखोगे कि हमारे अगर फॉरेन कंट्री से भी लोग आते हैं तो कितना गोल्ड अलाउ ये है कि सिर्फ आप पहन के आ सकते हो, ज़्यादा लेके नहीं आ सकते, बिकॉज वहाँ पे प्राइस कम रहते हैं, यहाँ पे प्राइस ज़्यादा रहते हैं, वो रीज़न है। सो जब आपका ज़रूरत से ज़्यादा आपका गवर्नमेंट का फाइनेंस किसी पर्टिकुलर किसी भी गुड्स में जाता है या सर्विसेज में जाता है, तो गवर्नमेंट उसमें बहुत सारे सरचार्ज लगा के उसका प्राइस बढ़ा के इंपोर्ट कम करती है। ओके, चलो फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। तो फर्टिलाइज़र का ट्रेंड डिक्लाइन हुआ है। इन्होंने डिक्लाइन इसलिए लिखा है बेसिकली क्योंकि यहाँ पे हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं कि भाई इंपोर्ट में क्या चल रहा है अभी ज़्यादा। तो फर्टिलाइज़र का पहले ज़्यादा था, 4.1% था 1991 में, लेकिन 2016-17 में सिर्फ 1.3% रह गया। ओके, दैट मीन्स फर्टिलाइज़र अब हम खुद से बना रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम कम से कम इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके, आयरन और स्टील में भी बहुत बड़ा रिडक्शन हुआ है। पहले हम इंपोर्ट करते थे 4.9, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 5%, लेकिन 2016-17 के अकॉर्डिंग हम इंपोर्ट कर रहे हैं 2.1%। ठीक है, ये जो डेटा है ये आपका सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, बिकॉज इसके बाद अभी पॉलिसीज अभी आप 2023 में हो, तो दैट मीन्स ऑलमोस्ट ये पूरा चेंज हो गया है। लेकिन क्यों अभी तक आपके टेक्स्ट बुक में नहीं आया है, और अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें आपको थोड़ा बहुत एटलीस्ट डेटा मेंशन करना है, ताकि चेक करने वाले को याद रहे कि भैया आपने कुछ लिखा है। ओके, चलो क्लियर है। चलो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बहुत ही मस्त प्यारा सा टॉपिक है। देखो जैसे आप अपना ट्रांजेक्शन या कोई बिजनेस वाला अपना ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करके रखता है, वैसे ही गवर्नमेंट भी अपना ट्रांजेक्शन ड्वेल एक्सपेक्ट सिस्टम में जो आप डबल एंट्री करते हो उसमें रिकॉर्ड करके रखती है, वो है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? आपकी कंट्री का, दैट मीन्स आपकी कंट्री या किसी भी कंट्री का पर्टिकुलर एक ईयर का सिस्टोमेटिक रिकॉर्ड। मतलब अगर मैं इंडिया की बात कर रही हूँ तो इंडिया ने दूसरी वर्ल्ड की सारी कंट्री के साथ एक साल में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किए हैं वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे रिकॉर्ड करना क्या है? आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है। ओके, इसमें क्लासीफाई होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लेकिन अभी आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग समझना है और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 12th के बाद भी आपको काम आने वाला है। ओके, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट सबसे पहली चीज अंडरलाइन करोगे कि सिस्टमैटिक है। सिस्टमैटिक इन्होंने क्यों लिखा है? क्योंकि ये होता है डबल एंट्री। जिस सिस्टम में आप अकाउंटिंग करते हो ना, डबल एंट्री सिस्टम, उसी में ये ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं, ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ओके, मतलब अगर मैं इंडिया की बात कर रही हूँ तो इंडिया के जितने भी कंट्री के साथ साथ जो भी ट्रांजेक्शन है वो सारे पर्टिकुलर एक साल के ट्रांजेक्शन में एक जगह पे लिख के रखूंगी, दैट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर है क्या? ओके, चलो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एल्सवर्थ, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ समरी स्टेटमेंट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेसिडेंट, मतलब जिस कंट्री में आप रह रहे हो उस कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मेरी कंट्री का पूरे कंट्री के साथ जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो एक समरी स्टेटमेंट में मैं रिकॉर्ड करूंगी, वो होगा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके,
अकॉर्डिंग टू द वॉल्टर क्रॉस, ये बड़ी डेफिनेशन है, ये वाली कर सकते हो। द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड तो इसका कंपलसरी फीचर है ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्यों लिख रहा है? क्योंकि हम सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिसका फाइनेंशियल टर्म्स में कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। ओके, कंप्लीटेड बिटवीन आपकी इंडिया में, रेसिडेंट मतलब आपकी इंडिया में, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, वो गिवन पीरियड होगा आपका फाइनेंशियल ईयर, दैट इज अ 1 ईयर। ओके, यूजुअली कंसेप्ट ऑफ अ ईयर फ्रॉम द अबो डेफिनेशन, डेफिनेशन आपकी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। चलो, इट इज़ क्लियर दैट वैल्यू ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या तो आपके सिटीजन में हो रहा है, मतलब आप पर्टिकुलर एज अ सिटीजन बोलो, एज अ गवर्नमेंट बोलो, एज अ बिजनेसमैन बोलो, आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, या फिर अगर आपके कोई रिलेटिव्स फॉरेन में जॉब कर रहे हैं, आपके ब्रदर फॉरेन में जॉब कर रहे हैं और वो आपको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो जो सिंगल पेमेंट है वो भी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होगा। ओके, एवरी सिंगल ट्रांजेक्शन, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे वो इंडिविजुअल्स का हो, चाहे वो फर्म्स का हो, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर का हो, जो आपकी कंट्री के साथ फाइनेंशियल दूसरी सारी कंट्री के साथ हम वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड रखेंगे, उसी का समरी स्टेटमेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर है क्या? पक्का? चलो, बैलेंस ऑफ ट्रेड की अगर बात करते हैं तो अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग क्लियर है क्या आपको? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में अभी इतना मैं पूरा नहीं पढ़ा रही हूँ। बैलेंस ऑफ ट्रेड दैट मीन्स, सिंगल यहाँ पे साइड में लिख के रखोगे, गुड्स जो आपके विजिबल हैं। ओके, बैलेंस ऑफ ट्रेड देखो यहाँ पे कहीं दिया है, मतलब डिफरेंस बिटवीन वैल्यू जो आपका गिवन, एक सेकेंड, एक चीज़ मैं अंडरलाइन कराने बोल रही हूँ आपको, वो करना तो आपको समझ में आएगा। देखो, हाँ, इट इज क्लियर दैट बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स एंड इनविजिबल गुड्स। ओके, मतलब मोस्ट ऑफ द, आप इसमें विजिबल और इनविजिबल दोनों लिखा है, बट मोस्ट ऑफ द जो आप इसमें इंक्लूड करते हो मर्चेंटाइज गुड्स, मतलब गुड्स जो आपके विजिबल है। ओके, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है, ये है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी, इसका एक पार्ट है। हम जो बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात कर रहे हैं ना, वो इसी का एक पार्ट है, अलग से कुछ भी नहीं है, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इसी का पार्ट है, ठीक है, अलग से कुछ भी नहीं है। और कितने अकाउंट होते हैं आपके इसमें नहीं है, बट आगे आपको काम आएगा। कितने अकाउंट होते हैं? 3। पहला है आपका करेंट, दूसरा है कैपिटल, और एक तीसरा है फाइनेंशियल। करेंट अकाउंट में आप पर्टिकुलर इस जो भी आपके इस साल के पर्टिकुलर ईयर्स के जितने भी ट्रांजेक्शन है, कैपिटल जो आपके लॉन्ग, अगर आपने किसी कंट्री से लोन लिया है, किसी कंट्री को लोन दिया है, किसी कंट्री में डेवलपमेंट पर्पस के लिए पैसा लगाया है, और तीसरा होगा आपका फाइनेंशियल। ओके, चलो ठीक है। 1 मिनट के ब्रेक के बाद तुरंत बैलेंस ऑफ पेमेंट फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग नोट्स लिख लो, और एक्सरसाइज भी इसकी आज ही फिनिश कर देंगे। चलो, ये तो हुआ था आपका। अच्छा, इसके रोल्स बाकी है क्या कि कर लिया है? बाकी है क्या रोल्स? देखो तो लिखा है कि नहीं। आई थिंक सैटरडे को लिखा था आपने, कि नहीं लिखा है क्या? ओके, ठीक है, चलो रोल्स कंप्लीट कर लो। आज इको का आपका 10th चैप्टर खत्म करके फिर इको का एक 9th चैप्टर का कैपिटल वाला पार्ट्स रिमेनिंग है, तो वो हम एक बार एसपी का हो जाएगा, फिर रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो कल से आप लोग एसपी और ओसीएम दोनों नोटबुक लेके आओगे। ओके, ओसीएम की नोटबुक है, टेक्स्ट बुक है क्या अभी किसी के पास कि नहीं लाए हो? नहीं लाए हो क्या? ठीक है।
थर्ड चैप्टर आपका हुआ है कि थर्ड स्टार्ट करना है? स्टार्ट करना है, मतलब 2 ही चैप्टर हुए हैं? ठीक है, तो कल थर्ड चैप्टर कर लेंगे। चलो कंप्लीट पूनम। चलो फटाक से 6 पॉइंट तक कवर करो, तो 5 और 6 बाकी है क्या? चलो वेदांत डन, चले आगे। चलो फीचर्स एक बार कंप्लीट कर लो, फिर आ जाते हैं फॉरेन ट्रेड में। डन। चलो आ जाते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड में। बैलेंस ऑफ ट्रेड, चलो चलो नेक्स्ट टॉपिक है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। अभी हम उसी के बारे में बात कर रहे थे। डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड, यहाँ पे बैलेंस बैलेंस आ रहा है। इस बैलेंस का बेसिकली मतलब ये है कि आप
जब इंपोर्ट में से या फिर एक्सपोर्ट में से, दोनों में से जो भी ज़्यादा है उसमें से जब दूसरे को डिडक्ट करोगे, या तो डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज एक्सपोर्ट, और यहाँ पे हमेशा याद रखना, साइड में लिख के रखना, इसमें हर बार सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यू आएगी विजिबल गुड्स की आएगी, इनविजिबल की नहीं आएगी, गुड्स की आएगी। जो गुड्स है, जो मर्चेंडाइज गुड्स होते हैं, जिसका आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या फिर इंपोर्ट कर रहे हो, वही आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड में इन्वॉल्व होगा। ओके, इसीलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट में सारी चीजें इन्वॉल्व होएगी, यूनिलैटरल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ विजिबल गुड्स की बात कर रहे हैं। ओके, चलो, डिफरेंस बिटवीन कैसे निकालोगे, आपकी कंट्री का जो एक्सपोर्ट है उसमें से इंपोर्ट माइनस करोगे एक पर्टिकुलर टाइम में, वो तो आएगा आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। इज ऑल्सो रिफर टू एज इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस, मतलब कितना आपका बैलेंस चल रहा है। कैसे निकालोगे बैलेंस ऑफ ट्रेड, साइड में लिख के रखोगे, ये देखो, ये है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। जो भी आपका ज़्यादा है, अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो पहले एक्सपोर्ट आएगा आपका, एक्सपोर्ट में से माइनस करोगे इंपोर्ट, जो भी आएगा वो आपका बैलेंस होगा कि भाई इतने आगे चल रहे हो। अगर इंपोर्ट ज़्यादा है तो फिर आपका डेफिशिएट में आंसर आएगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो सरप्लस में आंसर आएगा। ओके, चलो डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बेंथम, द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज द रिलेशन ओवर अ पीरियड बिटवीन द वैल्यू ऑफ हर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ अ फिजिकल गुड्स। ओके, आई कांट अंडरस्टैंड इन्होंने यहाँ पे इनविजिबल गुड्स क्यों लिखा है। इनविजिबल ठीक है, जो गुड्स आपके इनविजिबल, लेकिन इनविजिबल जैसे तो कोई गुड्स हो ही नहीं सकते ना। ठीक है, चलो, अकॉर्डिंग टू द सैमुअल्सन इट्स एक्सपोर्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट, तो वो होगा आपका ट्रेड सरप्लस। अगर आप एक्सपोर्ट में आगे चल रहे हो तो दैट मीन्स आप सरप्लस में हो। अगर आपका इम्पोर्ट ज़्यादा है तो आपका बैलेंस किस में आएगा, माइनस में, दैट मीन्स आप किस में चल रहे हो, डेफिशिएट में। ओके, तो हमेशा आपका सरप्लस में आना चाहिए ना कि डेफिशिएट में। ओके, सो ये है, या एक सिचुएशन आएगी आपकी इक्वल की, एक होगी सरप्लस की, और एक सिचुएशन होगी डेफिशिएट की। ओके, सो बेसिकली बैलेंस ऑफ ट्रेड में आप सारे के सारे मर्चेंडाइज गुड्स, दैट मीन्स वो सारे गुड्स को क्या करोगे, उनकी वैल्यू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की। अगर यहाँ पे यूनिलैटरल ट्रांजेक्शन है, जैसे सपोज मेरे कजिन कोई अमेरिका में जॉब करते हैं और वो वहाँ से मुझे कुछ मनी सेंड कर रहे हैं, तो वो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड में आएगा क्या, नहीं आएगा। ओके, बिकॉज वो सिर्फ मुझे मनी सेंड कर रहे हैं, उसके बदले मैं उन्हें कुछ दे नहीं रही हूँ, तो दैट इज अ यूनिलैटरल ट्रांजेक्शन। ओके, जहाँ पे एक ही पर्सन को कुछ मिल रहा है एज अ गिफ्ट में, एज अ स्कॉलरशिप में, तो वो आपका यूनिलैटरल ट्रांजेक्शन होगा। ओके, दैट मीन्स दूसरे पर्सन को कुछ भी नहीं मिल रहा है। ओके, तो वो सारे ट्रांजेक्शन आपके बैलेंस ऑफ ट्रेड में नहीं आने वाले। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। भाई बस बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में इतना सा क्यों दिया है आपको, ऐसा क्यों किया। अच्छा, इसके 3 साइड में लिख के रखोगे, मैं नोट्स में बताऊंगी आपको। 3 अकाउंट होते हैं, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल। ओके, चलो आ जाते हैं एमसीक्यू में। चलो बताओ तो, फॉरेन ट्रेड के कौन कौन से टाइप है भाई, अब भी पढ़ा था हमने। देखो कितने इजी इजी क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब आप दिन के मस्त एकदम आराम से 3 घंटा भी स्टडी करो ना, आई थिंक सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट का बता रही हूँ मैं आपको, तो आपका आराम से कवर हो जाएगा। दिन में आधे आधे घंटे भी पढ़ो तो भी आई थिंक आराम से हो जाएगा। इकोनॉमिक्स तो आराम से हो जाएगा, एसपी थोड़ा सा टफ है, बट इको बहुत ईजी है, तो इको में स्कोर करना बहुत ज़्यादा ईजी है। चलो, फॉरेन ट्रेड में कौन कौन सा आता है, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और एंड रिपोर्ट, तो क्या आ जाएगा आपका ABC। एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट में कौन कौन सा ट्रेंड पड़ा था हमने, बताओ तो, बताओ पूनम, हाँ बताओ। जस्ट आज का ही टॉपिक है हमारा ये। बताओ भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है। बताओ वेदांत।
ए और तो बी नहीं है क्या? क्या हम जेम्स और ज्वेलरी, देखो तो एक्सपोर्ट में जेम्स और ज्वेलरी लिखा है क्या? एक्सपोर्ट वाले पेज में देखो तो गोल्ड तो इंपोर्ट करते हैं, सेकंड मोस्ट इंपोर्ट पेट्रोलियम के बाद आपका गोल्ड ही है, तो ज्वेलरी एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्या हम? क्या होगा? ए बी सी। इतना टाइम मत लगाते जाओ भाई। चलो, द रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड क्या क्या इंपॉर्टेंस प्ले कर रहा है आपके ओवरऑल इकोनॉमी में? फॉरेन एक्सचेंज, सही बात है। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, सही है। लीड टू डिवीजन ऑफ लेबर, सही है। टू ब्राइंग चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था क्या? नहीं। आपके फॉरेन ट्रेड से आपके एक्सपोर्ट के कंपोजिशन, दैट मीन्स उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आ रहा है क्या? नहीं। तो ये हो जाएगा आपका ए बी और सी। ठीक है, चलो आ जाओ। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन। चलो सब अपनी अपनी नोटबुक निकाल लो भाई। इंडिया परचेज पेट्रोलियम फॉर ईरान, कौन सा कंसेप्ट होगा और क्यों होगा? बताओ। मतलब एकदम आपके आंखों के सामने ए और बी दे दिया है, बस आपको वही लिखना है। अगर हमने ईरान से पेट्रोलियम परचेज किया है तो वो कौन सा कंसेप्ट है? एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एंट्रीपोर्ट, इंटरनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड आएगा क्या? डोमेस्टिक ट्रेड तो नहीं है, ईरान हमारे यहाँ है क्या? शायद, मुझे पता नहीं होगा। इंपोर्ट, ओके। तो लिखो आपकी नोटबुक में इंपोर्ट और रीजन लिखो वहां पे। चलो, 2-3 लाइन है, फटाफट लिखते जाओ ताकि घर में आपको ये एक्सरसाइज करने का काम नहीं है। एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ कंपोजिशन, any 4 features of compositions of India's foreign trade. 4 features of composition of India's foreign trade. And the trends during British rule. During this it was Duchess and
सेकंड वाला क्या क्वेश्चन है? महाराष्ट्र परचेज व्हीट फ्रॉम पंजाब, क्या होगा? महाराष्ट्र ने इंटरनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड, आपकी कंट्री में ही ट्रेड हो रहा है ना, तो हमने पढ़ा था ना डोमेस्टिक ट्रेड, इंटरनल ट्रेड। फटाफट करो भाई, बिना टाइम पास किए, 10 मिनट में आपके चारों क्वेश्चन हो जाने चाहिए। पूनम हुआ? सेकंड क्वेश्चन नहीं, कौन सा कंसेप्ट है बताओ, कौन सा है? विद इन द कंट्री हो रहा है, तो विद इन द कंट्री कौन सा ट्रेड होता है? बताओ क्या लिखा है, दिखाओ। अभी तक सेकंड में इंडिया परचेज पेट्रोलियम, इंडिया ने ईरान से पेट्रोल परचेज किया तो इंपोर्ट है। महाराष्ट्र अगर व्हीट परचेज कर रहा है, गेहूं परचेज कर रहा है पंजाब से, तो क्या महाराष्ट्र और पंजाब अलग अलग कंट्री है क्या? अलग अलग कंट्री है क्या? है क्या? तो क्या है, महाराष्ट्र और पंजाब अलग अलग स्टेट है, इंडिया में ही है, तो ये कौन सा ट्रेड होगा? कौन सा फॉरेन ट्रेड होगा क्या? तो कौन सा होगा? इंटरनल, यहाँ पढ़ा था ना हमने, ये क्या लिखा है?
बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन। कौन सा ट्रेड होगा? इंटरनल, डोमेस्टिक या फिर होम ट्रेड। तो तीनों में से कोई भी एक चीज लिख सकते हो आप। थर्ड क्वेश्चन क्या है? इंग्लैंड ने इंपोर्ट किया कॉटन इंडिया से और उसी से रेडीमेड गारमेंट बना के उसे मलेशिया में सेल कर दिया। कौन सा होगा? हाँ, एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन इंग्लैंड एंट्रेपोर्ट। ओके, एक कंट्री से इंपोर्ट करके जब हम उसमें कुछ चेंजेस करके अपने सर्विसेज ऐड करके दूसरी कंट्री में सेल कर रहे हैं तो वो होगा आपका एंट्रेपोर्ट ट्रेड। तीन टाइप्स है ना। जापान ने सेल किया मोबाइल फोन म्यांमार को, तो ये एक्सपोर्ट होगा क्या? जापान ने म्यांमार को टेलीफोन सेल किया, मोबाइल फोन, क्या होगा? एक्सपोर्ट होगा क्या? बताओ वेदांत, एक्सपोर्ट होगा क्या? एक्सपोर्ट क्यों होगा? हमारी कंट्री के लिए हम एक्सपोर्ट वर्ड यूज करते हैं, दूसरी कंट्री के लिए थोड़ी एक्सपोर्ट यूज करेंगे। बताओ क्या होगा? एक्सपोर्ट होगा। तो आप क्या लिखोगे? एक्सपोर्ट का मीनिंग क्या होता है? ओके ठीक है, आप बोले एक्सपोर्ट लिख सकते हो, आपने लिखा एक्सपोर्ट। तो आप किस कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हो? जापान के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बोलूँगी मैं पेपर चेक कर रही हूँ म्यांमार के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं तो ऐसे गलत कर दूंगी, ऐसे इतना बड़ा रॉन्ग दे दूंगी आपको, तो फिर वहाँ तो इम्पोर्ट हो जाएगा। हाँ, तो क्या हुआ? जापान सेल्स, दैट मीन्स ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है म्यांमार बाय। ऐसा क्या? ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आओगे आते हैं तो उसमें लिखोगे फॉरेन ट्रेड। हमें क्या करना है? जापान से म्यांमार से दो कंट्री के बीच में ट्रेड हो रहा है, दैट इज अ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो आपका बोलना बिल्कुल सही है, लेकिन जब आंसर लिखोगे पेपर में तो फॉरेन ट्रेड लिखोगे, ना कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ओके, आप बोलोगे मैम हम तो लिख रहे हैं जापान के पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ करेक्ट है, बिल्कुल सही है, लेकिन वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा जब आप वहाँ लिखोगे तो। ओके, तो ये एग्जाम्पल है, दैट मीन्स आपको दो कंट्री के बीच का एक ट्रांजेक्शन बताया, तो वो फॉरेन ट्रेड का एग्जाम्पल है। ओके, चलो हुआ क्या? हो गए चारों क्वेश्चन? डन। पूनम, चलो रिमेनिंग क्वेश्चन आगे सॉल्व करोगे क्लास के बाद, यहीं बैठ के सॉल्व करना जिसका नहीं हुआ है। चलो आ जाते हैं आगे। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड, बहुत सारे लिख सकते हो। सबसे पहले दोनों का मीनिंग लिखोगे। इंटरनल ट्रेड जो आपका डोमेस्टिक ट्रेड है, होम ट्रेड है। इंटरनेशनल ट्रेड का मीनिंग लिखोगे, एग्जाम्पल लिख सकते हो। ओके, इंटरनेशनल ट्रेड आपका इंटरनल ट्रेड को कैसे अफेक्ट करता है वो पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, ट्रेंड्स इन इंपोर्ट एंड ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट, जो आपके चारों पांचों चीज़ थी ना, हमने बताया था, पेट्रोलियम, गोल्ड हो गया, उसके बाद फर्टिलाइजर्स, आयरन और स्टील्स, ये सब किसके हैं? इंपोर्ट के। और उसके दूसरे साइड में आप क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहे हो वो पॉइंट्स लिखोगे। ओके, थर्ड पॉइंट है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। ट्राई करना, नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन मैं कल आपको बताऊंगी। बैलेंस ऑफ ट्रेड में सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग लिखोगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऑल सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन, ऑल इकोनॉमिक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो एक पर्टिकुलर कंट्री दूसरे कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं पर्टिकुलर 1 ईयर में वो रिकॉर्ड करती है। जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमने बात की थी गुड्स की, राइट। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका ब्रॉडर कंसेप्ट है कंपेयर टू बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, क्योंकि आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही पार्ट है। ये पूरा सर्कल आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है और इस सर्कल में से एक सर्कल है बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो ये इसी का पार्ट है। ओके, चलो आ जाते हैं आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द कंसेप्ट फ्रॉम फॉरेन ट्रेड एंड इट्स टाइप। फॉरेन ट्रेड का मीनिंग लिखोगे, तीन टाइप्स आपका, इतना इजी सा क्वेश्चन है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्रीपोर्ट। मस्त,
ऐसे डायग्राम बना के फॉरेन ट्रेड 1 2 3 चलो, एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। आपका जो आपके इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है उसका कंपोजिशन कैसा है, जो हमने अभी लास्ट लेक्चर में आई थिंक यस्टरडे नहीं सैटरडे को रीड किया था, वो है आपका एक्सप्लेन द ट्रेंड इन इंडियाज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो आपको रट गोल के पी जाना है, क्योंकि एटलीस्ट अगर आपको टॉपिक याद रहेगा कि आप क्या क्या इंपोर्ट करते थे, आपने वो पॉइंट सही लिखे हैं तो ठीक है, आपका रेट थोड़ा आगे पीछे हुआ तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हो और आपने कुछ नया ही लिख दिया तो फिर वहाँ पे आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपके ओवरऑल टेक्स्ट बुक में 4 या 5 चीज़ें ही दी है, एक्सपोर्ट की भी और इंपोर्ट की, तो वही 4 और 5 चीज़ें, नाम चेंज नहीं करना है आपको, वही 4-5 चीज़ें आपको आंसर में लिखनी है। ओके, चलो, स्टेट विथ रीजन वेदर यू आर एग्री और डिसएग्री। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स इंडिजियस हैंडीक्राफ्ट सफर्ड अ सर्व ब्लो। यस, आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम्स में जो हैंडीक्राफ्ट थे, जिनका लोकल बिजनेस था, स्मॉल स्केल वाले थे, उनका बिजनेस बंद हुआ, उन्होंने बहुत सफ़र किया। तो इसमें आप सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो। सबसे पहले लिखोगे एग्री, तो यस यू आर एग्री विद दिस स्टेटमेंट। ओके, ट्रेड इज इंजन फॉर ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी, ऑफ ग्रोथ इन एन इकोनॉमी। यस, विदाउट ट्रेड हमारी इकोनॉमी चलेगी क्या? ट्रेड में जब भी ट्रेड वर्ड आता है तब हम गुड्स को इंक्लूड करते हैं, जब तक अगर नहीं बोला गया है। ओके, मर्चेंटेज, अगर मर्चेंट की भी बात कर रही हूँ तो वहाँ पे आपका ट्रेड वर्ड यूज होगा। ओके, गुड्स की बात कर रहे हैं हम। फॉरेन ट्रेड लीड्स टू डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन एट वर्ल्ड लेबर। ये तो हमने इम्पोर्टेंट रोल में ही ये बात डिस्कस की थी कि फॉरेन ट्रेड से हर वो कंट्री वही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है जिसमें वो क्या है, स्पेशलाइज्ड है, जिसमें उसकी कंट्री के सिटीजन स्पेशलाइज्ड है। अब जापान जैसी कंट्री में जहाँ पे लोग टेक्नोलॉजी के साथ खेलते हैं तो वो सारा का सारा ध्यान उनका कहाँ रहता है, टेक्नोलॉजी में। वो अपना पैसा कहाँ लगाते हैं, टेक्नोलॉजी में। ठीक है, हमारी कंट्री में मोस्ट ऑफ द अभी भी मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं या आपका जो पैसा लगता है वो किस में लगता है, एग्रीकल्चर में। तो अभी भी इंडिया आपका एग्रीकल्चर कंट्री है। यस, तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ओके, चलो चलो आ जाते हैं आपके जनरल नॉलेज में। अच्छा, इसका फुल फॉर्म बताओ तो, सुना है क्या? चलो, इसका नहीं सुना होगा, इसका तो सुना ही होगा। ओपीईसी, पेट्रोल से रिलेटेड है ये आपका, पेट्रोल से रिलेटेड है लेकिन पेट्रोल पंप के सामने नहीं लिखा रहेगा बताओ तो, बताओ 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 वेदांत। हाँ, अब भी मैम तुरंत मैं गूगल करके बताता हूँ। एक काम करना, तुम लोग एग्जाम हॉल में मोबाइल लेके जाना, बोलना हमें कुछ और अलाउ करो मत करो, भले ही हमें कैल्सी नहीं चाहिए, 3 घंटे हम बिना पानी के भी रह लेंगे, मरेंगे नहीं, लेकिन हमें मोबाइल अलाउ कर दीजिए। ये है आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, जो आपका वर्ल्ड लेवल पे है। और जो सेकंड वाला है वो आपका पेट्रोलियम से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। जितनी भी पेट्रोल एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री है ना, जितनी भी चाहिए 3 4 5, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता कितनी है, बट वो सारी की सारी कंट्री मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बना रही है। दैट मीन्स उनका बोलना ये है कि हम सारी कंट्री वाले जब भी पेट्रोल एक्सपोर्ट करेंगे तो हम पेट्रोल का रेट सेम ही रखेंगे। अगर इसमें से एक कंट्री कम रेट में पेट्रोल सेल कर रही है, दूसरी कंट्री ज़्यादा रेट में सेल कर रही है, तो इससे वर्ल्ड मार्केट में जो वो कंट्री है उसे तो लॉस हो गई, और जो कम में दे रही है उसके पास सब जाएंगे। इसलिए सब ने मिलके एक प्राइस कैसे डिसाइड होता है, ये ओपी इसे डिसाइड करती है पेट्रोल की। ओके, तो जितनी भी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो उसमें इंक्लूड होती है। चलो ठीक है, तो आपको ये टेबल में से कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है। चलो देख लेते हैं, यहीं देख लेते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैड लिस्ट शेयर इन द डायरेक्शन ऑफ इंडिया इम्पोर्ट इन द 2015 और 16? देखो तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन का था, बताओ। एक दिया है आपको 1991 का और एक दिया है 15 और 16 का। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, 15 16। तो आओ 15 16 में सबसे कम किसका है, 1.9।
ईस्टर्न यूरोप, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जब 4-5 कंट्री एक साथ आ जाती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में तो वो ऑर्गेनाइजेशन है. ओके, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज मैक्सिमम शेयर इज इंडिया डायरेक्शन ऑफ इंपोर्ट. कब की बात हो रही है? 1991 की बात हो रही है. जाओ 1991 में मैक्सिमम शेयर, मैक्सिमम किसका है? 4.0% किसका है? OECD का. चलो चलो ये देखो यहाँ पे एक्सपैंड द एब्रीविएशन ऑफ OECD एंड OPEC. इन्होंने क्वेश्चन कर लिया. अब दैट मीन्स अब नहीं भी याद है ना, मैंने तो आपको ऐसी जनरल नॉलेज के लिए पूछा था, अब नहीं भी याद है तो ये रट के जाओगे, क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, तो ये दोनों की फुल फॉर्म आपको याद करना है. स्टेट योर ओपिनियन रिगार्डिंग द डायरेक्शन ऑफ इंडिया इम्पोर्ट फ्रॉम 1990 टू 19, जो आपका सॉरी 1990 से 91 से 2015 और 16 के बीच में आपको ओपिनियन देना है. तो बेसिकली ओपिनियन इस बेस पे दोगे कि आपने किस किस कंट्री से कितना कितना इंपोर्ट करना कम किया है. ओके, दैट मीन्स यहाँ देखो पहले इससे हम 54% इम्पोर्ट कर रहे थे, अब वो आपका आ गया 28 पे. दैट मीन्स इस पैराग्राफ को स्टडी करके, इस ग्राफ को स्टडी करके आपको ओपिनियन देना है. ओके, चलो, हाउ मच द परसेंटेज इंक्रीज of import of developing nation in 15-16 compared to 1991. चलो निकालो तो परसेंटेज कितना परसेंट है. डेवलपिंग नेशन है आपका 4th. पहले कितना था? 18.6 था, अब हो गया है 13.2. चलो कैसे निकालोगे परसेंट बताओ तो. चलो आ जाओ निकालो परसेंट. लो पेन कॉपी पेंसिल हाथ में लो. भाई मेरा लैपटॉप कैसे चलना बंद हो गया. चलो, आपको पूछा है 15 और 16 का, तो 15 और 16 का डेटा ऊपर रखोगे, जिसके कंपैरिजन में पूछा है वो आपका डिनोमिनेटर में आएगा. भाई फिर स्क्रीन का इशू. क्या करना इसका.